लता हॉल में बैठी बैठी चाय पीते हुए अपने बड़े बेटे गोपाल से कहती है, अरे नालायक, कब जाएगा बाजार और कब आएगा राशन? सुबह से कितनी बार कह चुकी हूँ, लेकिन ये है, इसको तो इस कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देना है। अरे माँ, छुट्टी के दिन भी आप मुझे चैन से नहीं बैठने देती हो। सप्ताह में 6 दिन ऑफिस में रहता हूँ और बाकी के एक दिन छुट्टी मिलती भी है तो आप लोगों का नौकर बन के रह गया हूँ। मेरी तो इस घर में कुत्ते से भी बदतर इज्जत बनी हुई है। अरे चुप कर, कुछ ज्यादा ही नहीं बोलने लगा? अपना काम करने में भी कुत्ते बिल्ली की याद आती है तुझे? माँ, आपने कभी पवन को कहा है कि आज ये काम कर ले, चाहे अपने भाई के साथ यहाँ चला जा? नहीं, आपने तो उसे इतना सर पर चढ़ा लिया है कि बस वो खाना खाने के लिए ही घर पर आता है। अरे अभी उसकी उम्र है क्या ये सब करने की? शादी के बाद तो घर की जिम्मेदारी संभालनी है उसे, तो अभी जो कुछ महीने है उसे अपने दोस्तों के साथ जी लेने दे। वाह माँ वाह, इसे कहते हैं 2 बेटों के बीच भेदभाव। गोपाल के कंधों पर घर की सारी जिम्मेदारी थी। गोपाल कमाकर घर भी चला रहा था और घर का हर एक काम भी वही किया करता था। लता और अपने पति गोपाल की ये बातें गोपाल की पत्नी भी सुन रही थी। अरे आप हर वक्त देवर जी के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? अभी जब उनकी शादी होगी तब जाकर उन्हें भी आपकी तरह जिम्मेदारी समझ में आएगी। जैसे शादी के बाद तक तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एकदम सही कह रही है तू बहू, खुद तो शादी के बाद तक कुछ नहीं करता था, वो तो बहू थी जो तुझे झेल रही थी। हाँ हाँ, अब तो बहू भी सास के साथ जुगलबंदी कर रही है, तो मेरी कहाँ चलने वाली है? क्या सही कहा ना मैंने माँ? लता, पूजा और गोपाल आपस में बात कर रहे थे, तभी पवन आता है। माँ, जल्दी से ठंडा पानी दे दो, बहुत तेज प्यास लगी है। भाभी, पानी तो पिला दो। अरे भगवान, नवाबजादे को जरा पानी दो, चाय कॉफी बना दो। अब क्या हो गया? मेरे आते ही भैया को मैं इतना बुरा क्यों लगने लगता हूँ? अरे मेरा लाडला, बहू पानी ला दे मेरे लाडले के लिए। कहाँ था बेटा आज पूरे दिन? भूख नहीं लगती क्या तुझे? दोस्तों के साथ खा लिया था। वैसे खाने में क्या बना है? तेरी फरमाइश का बन जाएगा, एक बार तू बोल तो सही कि ये बनाना है। कुछ भी बना दो माँ, अगर पनीर है तो वही बना लो। गोपाल को हमेशा ही अपनी माँ को जितना सुनाने को मिला करता था उतना ही पवन को अपनी माँ से प्यार मिलता, बावजूद इसके कि वो कोई भी काम धंधा नहीं करता था, जिसका गोपाल को बहुत बुरा लगता था। लेकिन वो अपने घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से समझता था। वहीं दूसरी तरफ गोपाल की पत्नी पूजा अपनी सास की जी हजूरी किया करती, जिससे लता भी खुश होकर अपनी बहू को कुछ न कुछ दे दिया करती। ऐसे ही समय बीत रहा था और लता भी अपने बेटे पवन के लिए लगातार लड़कियां देख रही थी। एक रोज लता को उसकी बड़ी बहन फोन करती है और पवन के लिए लड़की बताती है। कल ही पवन के लिए लड़की देखने जाएंगे। दीदी कह रही थी कि लड़की अच्छे घराने की है, लड़की का बाप मसालों का व्यापारी है। क्या बात है, फिर तो आपके लाडले को दहेज भी भर भर के मिलेगा। लेकिन अगर लड़की वालों ने पूछ लिया कि आपका नालायक कमाता क्या है तो आप क्या कहेंगे? पूरा दिन घूमता फिरता है और भूख लगने पर मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। अजी, आप बिना देवर जी के पीछे हाथ धोकर पड़े रहते हैं। क्यों आप इन्हें बिना बात सुनाते रहते हैं? माँ जी से इतनी गाली खाने के बाद भी आपको अकल नहीं आ रही है? अब अगले ही दिन पवन के साथ गोपाल, लता और पूजा सभी लड़की देखने जाते हैं। लड़की का घर इतना बड़ा था कि उसे देखकर लता की तो आंखों में चमक आ गई थी। पूजा अपनी सास से कहती है, माँ जी क्या घर है, इतनी बड़ी हवेली तो मैं पहली बार देख रही हूँ। नौकर चाकर, लेकिन ये क्या हमारा रिश्ता मानेंगे भी? अच्छा नहीं बोल सकती तो कुछ गलत भी तो मत बोल बड़ी बहू, कम से कम। गवार वाली हरकतें मत करो आप दोनों। कुछ देर बाद लड़की को लाया जाता है। लड़की के घर के साथ लड़की की सुंदरता भी उस बड़े से घर को 4 चांद लगा रही थी। लता और उसके परिवार को तो लड़की पसंद आ जाती है, लेकिन लता अपनी होने वाली बहू से कहती है, बेटी तुम्हें तो हम रानी बनाकर रखेंगे, जो इन्होंने इतने नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया है तुम्हें। वैसे नाम क्या है बेटा? जी, सिया नाम है मेरा। बड़ा ही प्यारा नाम है। सचमुच देवर जी की जोड़ी तो इनके साथ खूब जचने वाली है, क्यों देवर जी? अरे अरे, देवर जी तो अभी से शर्मा रहे हैं। भाई साहब, मेरा लाडला बेटा पवन बड़ा ही भाग्यशाली है जो उसकी शादी आपकी बेटी से होने जा रही है। लता अपने बेटे का रिश्ता उस बड़े घराने में तो जैसे तैसे फिक्स कर लेती है और जल्दी पवन और सिया की शादी भी हो जाती है। अब सिया अपने अमीर घराने से विदा होकर ससुराल आती है।
सिया के ससुराल में 2-3 दिन तो ठीक ठाक बीतते हैं, लेकिन उसके बाद सिया की सास लता के अपनी छोटी बहू के साथ तेवर ही बदल जाते हैं। बहू, तुझे आज इस घर में आए हुए 4 दिन हो चुके हैं और अब मैं चाहती हूँ कि तू भी बड़ी बहू की तरह घर के काम काज में उसका हाथ बटाया करे। और एक बात, सुबह तुझे जल्दी उठना होगा। अगर तू सुबह मुझे जल्दी उठी हुई नहीं दिखी तो याद रखना, तेरी सास तेरी नींद खराब करने के लिए अभी जिंदा है, समझी? ये अचानक माँ जी को क्या हो गया? कल तो बिस्तर पर चाय पानी खाना आ रहा था। लगता है अब 2 ही दिन में पुरानी हो गई मैं। खैर, ये मेरे ससुराल वाले भी कौन सा और कितने दिन मुझे बैठा हुआ खाते देख लेते। अब क्या हुआ? माँ को अपने लाडले की पत्नी को इतना सुनाते हुए मैंने पहली बार देखा। क्यों सुना रही थी? न जाने बेचारा अब अपनी पत्नी का साथ देगा या माँ का। आपको बड़ा मजा आ रहा है ना? आप अपने भाई के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? मैंने उसके बारे में वही कहा जो उसके साथ होने वाला है। क्या पता माँ जिस तरह से सिया को बोल रही है तुम्हें भी बोल सकती है, लेकिन तुम तो माँ की चापलूस हो। खैर, मुझे बहुत काम है। इस घर में कलेश तो अब शुरू होगा। अब अगले ही दिन सुबह के 3 बजते ही लता अपनी छोटी बहू को उठाने आती है और सिया भी बिस्तर से उठकर बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ लता अपनी बड़ी बहू पूजा को भी उठाती है, लेकिन पूजा तो उठकर किचन में काम करने लग जाती है। लेकिन सिया अपनी सास के कमरे से जाने के बाद ही दोबारा सो जाती है। अब जब पूजा अपनी सास को चाय देने उसके कमरे में पहुंचती है तो लता अपनी बड़ी बहू पूजा से पूछती है, कहाँ है सिया और क्या कर रही है? उसे जो काम ना आए वो तू ही उसे सिखाएगी, ये तेरी जिम्मेदारी है, ठीक है? माँ जी, मैं उसे काम तब सिखाऊंगी ना जब वो काम करेगी। आपने उसे 3 बजे उठाया होगा, लेकिन आपके कमरे से निकलने के बाद ही वो महारानी तो कमरा बंद करके फिर से सो गई। क्या? ये तू क्या कह रही है? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने उसे खुद उठाया था। चल, उसकी आज मैं अच्छे से खबर लेती हूँ। वो शायद भूल रही है कि वो अपने मायके में नहीं है। इतना कहने के बाद लता अपनी छोटी बहू के कमरे में पहुंचती है तो वो देखती है कि सुबह के 8 बजे तक सिया सो रही है। ये देखकर उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो अपनी छोटी बहू पर चिल्लाते हुए कहती है, बहू उठती है या पानी डाल दूं तब उठेगी? उठ और जाकर किचन में काम कर। अमीर बाप की बेटी होगी अपने घर, यहाँ तुझे काम तो करना ही होगा जैसे पूजा करती है। वो भी तो 3 बजे से उठी हुई है, तो तू क्या स्पेशल है? माँ जी, इतनी सुबह मुझे उठने की आदत नहीं है। अगर मैं उस वक्त उठ भी जाती तो इसमें आपका ही नुकसान होता। मैं चाय बनाती तो उसमें नमक डाल देती, सब्जी में चीनी। इसलिए मैंने सोचा कि काम खराब करने से अच्छा है कि मैं सो जाती हूँ। अब आप ही बताइए दीदी, मैंने कुछ गलत किया क्या? अरे बहू, तू तो साक्षात भगवान है। भगवान, तुझसे ना तो घर का काम होगा ना ही उठा जाएगा। घर में अब भगवान की नहीं तेरी पूजा की जाएगी। क्यों, यही चाहती है ना तू? सुबह जल्दी ना उठने को लेकर घर में बहुत कलेशबाजी होती है। पास के सोफे पर बैठा गोपाल ये सब देख रहा था, क्योंकि उसे पहली बार अच्छा लग रहा था कि उसके बाद उसकी माँ और किसी को तो सुना रही है, वरना गोपाल से ही लता के ताने गालियों की शुरुआत हुआ करती थी और वहीं पर खत्म होती थी। माँ क्यों बेचारी को सुना रही हो? अपने लाडले को सुनाओ ना। क्यों, उसे अब भी नहीं सुनाओगी? तुझे काम पर नहीं जाना है क्या? है, यहाँ बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहेगा। गोपाल अपनी माँ लता की ये बात सुनकर वहां से चला जाता है, लेकिन सिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी सास के ये तेवर इतने क्यों बदल गए, वो भी शादी के चंद ही दिनों में, जिससे सिया थोड़ी परेशान हो जाती है। लता अपने बेटे गोपाल को तो हर बात पर ताना दिया करती थी, लेकिन अब लता अपनी छोटी बहू सिया को भी हर वक्त सुनाया करती। एक रोज गोपाल देर शाम ऑफिस से लेट आता है और वो अपनी माँ की दवाई लाना भूल जाता है। अरे गोपाल, कहाँ रह गया था तू और इतना लेट क्यों हो गया तुझे आने में? माँ, आप जानती है ना बाहर कितना ट्रैफिक होता है, बस उसी में फंस गया था। लेकिन आपको देखकर मुझे कुछ याद आ रहा है। आपने मुझे कुछ लाने के लिए कहा था क्या? सत्यानाश हो तेरा, तुझे मैंने अपने सर दर्द की गोली लाने को कहा था ना, लेकिन तू भूल गया ना। 1 नंबर का कामचोर नालायक है तू, किसी काम का नहीं। आपको भी ना एक छोटी सी चीज नहीं याद रहती, न जाने आगे आप क्या ही करेंगे। अरे इतनी बड़ी भी गलती नहीं हुई है, बस दवा लाना ही तो भूल गया हूँ, वो भी ट्रैफिक की वजह से। तेरे लिए होगी ये छोटी सी बात, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। कामचोर कहीं का। अब खड़े होकर मेरा मुंह क्या देख रहा है? जाकर हाथ मुंह धो ले।
ये सारी बात पास खड़ी सिया भी सुन रही थी और वो अपनी सास लता की बात सुनकर मन में खुद से कहती है, माँ जी कितनी कठोर है। जेठ जी अभी अभी ऑफिस से आ रहे हैं और वो कह भी रहे हैं कि वो ट्रैफिक में फंस गए थे, लेकिन माँ जी में तो थोड़ी भी इंसानियत नहीं है। अरे तू भी यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जाकर किचन में काम कर। तेरे पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? नहीं माँ जी, मैं बस खाना बनाने ही जा रही थी। वो तो मैंने आपकी आवाज़ सुनी तो हॉल में चली आई। सिया किचन में काम कर रही थी और पूजा अपनी सास लता का पैर दबा रही थी। दोनों सास बहू हॉल में बैठे बात कर रहे थे और सिया किचन में काम कर रही थी। तभी वहां गोपाल का आना होता है और गोपाल जैसे ही खाना निकालने लगता है, सिया अपने जेठ जी से कहती है, जेठ जी लाइए, मैं आपके लिए खाना निकाल देती हूँ। अरे नहीं सिया, इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे खुद ही खाना निकाल कर खाने की आदत है। मुझे कोई खाना पीना नहीं देता। अरे कोई पूछता तक नहीं। तुम अभी नई नहीं हो ना, तुम्हें धीरे धीरे पता चल जाएगा कि घर में मेरी इज्जत कितनी है। भले इस घर में आपको कोई इज्जत ना देता हो, लेकिन आप मुझसे बड़े हैं और मैं आपको इज्जत दे रही हूँ। लाइए, मैं खाना निकाल कर देती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम इतना कह रही हो तो ये लो प्लेट। और हाँ, खाना थोड़ा ही निकालना, मन नहीं आज खाना खाने का। लेकिन खा लेता हूँ, खाना नहीं खाया तो भी गाली सुनूंगा। सिया अब गोपाल से प्लेट लेकर खाना निकालने लगती है। सिया अपने जेठ के लिए खाना निकालती हुए कहती है, जेठ जी वैसे मैं एक बात कहूँ, आप दिल के बहुत अच्छे हैं और इस घर को काफ़ी अच्छे से संभाल कर भी रखा है। इतना कमाने और खर्चने के बाद भी इस घर में आपकी कोई इज्जत नहीं है। देखो सिया, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है कि मैं इस घर का खर्चा उठाता हूँ, जिम्मेदारियाँ संभालता हूँ, फिर भी मुझे गालियाँ सुनने को ही मिलती है। लेकिन वक्त आने दो, सबका हिसाब होगा। मुझे तो नहीं लगता कि माँ जी कभी आपको समझ पाएंगी। मुझे लगा था कि तुम मुझे समझती हो। मैं तो इतना लाचार हूँ कि मेरी पत्नी भी मुझे नहीं समझती। वो भी हर वक्त अपनी सास की चापलूसी में लगी रहती है। गोपाल इतना कहकर सिया से खाने की प्लेट लेकर कमरे में चला जाता है। अब अगली सुबह जब लता को ये बात पता चलती है कि सिया ने गोपाल के कान भरे हैं, तो सुबह सुबह लता अपनी बहू से लड़ पड़ती है। अरे बहू, तेरा काम धंधे में तो हाथ चलते नहीं, लेकिन जुबान बहुत चल रही है आजकल। क्या बात है, अपने जेठ जी के भी कान भर दिए? नहीं तो माँ जी, मैंने तो बस उन्हें इतना कहा था कि आप इस घर के बड़े हैं, घर संभालते हैं, घर का खर्चा उठाते हैं, फिर भी आपको इतना कुछ सुनाया जाता है। आपको बुरा नहीं लगता? वो मेरा बेटा है और मैं उसकी माँ हूँ। मेरा जो दिल करेगा मैं वही करूँगी। तू होती कौन है माँ बेटे के बीच में बोलने वाली? सुबह सुबह आपको अगर लड़ने का ही मन है तो पड़ोस वाली कमला आंटी से जाकर झगड़ लो। आज ही उन्होंने नाली का कचरा निकालकर बाहर कर दिया है। अरे उससे तो बाद में निपट लूंगी, पहले मैं अपने घर में पल रहे सपोलों से तो निपट लूं। देख बहू, इस घर को मैंने संभाल कर रखा है और मैंने ही इस घर को बनाया है। माँ, मैं समझता हूँ कि आपने इस घर को बनाया है, लेकिन एक इंसान के घर बनाने से घर नहीं बनता। एक इंसान के घर चलाने से घर नहीं चलता। घर चलाने में हर उस इंसान का साथ होना चाहिए जो उस घर में मौजूद है। क्या बात है, मेरा बेटा इतनी लंबी लंबी हाँक रहा है, हैं? बहुत अच्छे। अपनी माँ से जुबान लड़ाते हुए शर्म नहीं आ रही? लता और गोपाल में बहस बढ़ती देख पूजा अपनी सास को सोफे पर बिठा देती है और अपने पति को कमरे में लेकर चली जाती है। थोड़ी देर तो माहौल शांत रहता है, लेकिन लता कहाँ चुप बैठने वाली थी। वो गोपाल को लगातार ताने दिए जा रही थी। गोपाल भी अपने कमरे में बैठा अपनी माँ की बात चुपचाप सुन रहा था। पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया और आज ये लोग मुझसे जुबान लड़ा रहे हैं। अरे तेरी माँ हूं मैं और तू मेरा बेटा, लेकिन तुम लोग तो मेरे ही माँ बाप बन गए। माँ जी जाने दीजिए, मैं उन्हें कुछ भी नहीं कहूंगी। अभी आप चुप हो जाइए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। यह सब आग तेरी लगाई हुई है। तू ही है आग लगाने वाली घर में। बेशक तेरा घर अमीर है, लेकिन तेरे माँ बाप ने तुझे संस्कार रहन सहन कुछ नहीं सिखाया। गवार कहीं की। माँ जी चुप हो जाइए ना, कब से आप चिल्लाए जा रही है। और सिया तू जाकर किचन में काम कर, मैं अभी आती हूँ। और उस नालायक को कह दे काम पर जाए, छुट्टी करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उसने छुट्टी की तो घर में कलेश मचा दूंगी मैं। माँ जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, बात को और मत बढ़ाइए। वो बहुत गुस्से में है, इतना गुस्सा मैंने उन्हें आज तक नहीं देखा। लता को पूजा मना रही थी कि तभी गोपाल फिर से अपने कमरे से बाहर आकर अपनी माँ को गुस्से में कहता है, आज तक मैं अपनी इज्जत के लिए चुप रहा और इस घर में मेरी इज्जत कभी हुई ही नहीं। मेरी बीवी इतना दहेज लेकर नहीं आई ना माँ, इसलिए हमेशा मैं अपने घर में चुप रहा। अरे तेरे ससुराल वालों की औकात भी क्या है दहेज देने की?
वो तो पवन के ससुराल वालों ने दहेज दे दिया, वरना तेरे ससुराल वाले तो भिखारी है एक नंबर के। माँ जी, मेरे घर वालों के बारे में आप कुछ भी नहीं कहेंगी। मैं कब से आपकी बातें सुनती जा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहेंगी। मैं हमेशा से चुप रहता आया हूं ताकि घर में सुख शांति बनी रहे, लेकिन शायद आप ही घर में सुख शांति नहीं चाहती। लता और गोपाल में काफी देर से बहस चल रही थी। अब पवन भी अपनी माँ और भाई के बीच बहस को देखकर वहां आता है और उनसे झगड़े की वजह जानता है, और सब कुछ जानने के बाद अपनी माँ से कहता है, माँ, हम लोग हमेशा से एक साथ रहे हैं और आपने मुझे बहुत प्यार किया है। भैया को मुझसे बहुत कम प्यार मिला तो उनका गुस्सा होना भी जायज़ है, और ये घर उनका ही बनाया हुआ है। उनके खून, मेहनत, पसीने की कमाई है ये घर। मैंने तो कभी नहीं कहा कि ये घर मैंने बनाया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं माँ जी, ये घर जेठ जी का बनाया हुआ है। हम तो बस इस घर में रह रहे हैं। वो पूरा दिन मेहनत करते हैं और इस घर की हर ज़रूरत को पूरा करते हैं, फिर भी उन्हें ही सुनाया जाता है। बस इतनी सी बात है माँ जी। मैं उम्मीद करती हूँ आप जेठ जी को समझेंगी। मुझे समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, माँ खुद ही समझदार है। क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूं तो शायद मुझे माँ के प्यार की ज़रूरत नहीं है, ऐसा माँ को लगता है। तूने ही मेरा मुंह खुलवाया था, तब से मैं चुप थी। तुझे कहती रही बेटा चुप हो जा, चुप हो जा, लेकिन नहीं, तू भी बोलता गया और मैं भी गुस्से में बोलती गई। अब आकर गले लग जा, मुझसे गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता, तू जानता है ना। सिया की बात सही थी। घर चलाने वाले को जब इतना सुनने को मिल रहा था तो सिया सामने आकर गोपाल के समाधान का हल निकालती है, और उस दिन के बाद से लता अपने कमाऊ बेटे गोपाल को फिर ना तो कभी ताने देती है, ना ही उसे बेइज्जत करती है, और सभी एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। क्या मुकेश देसाई के बेटे का रिश्ता आया है हमारी साक्षी के लिए? हाँ, आज ही उनका रिश्ता आया है। उन्होंने साक्षी को किसी शादी में देखा था, तभी उन्हें पसंद आ गई थी, इसलिए आज उन्होंने हमारे घर अपने बेटे कैलाश का रिश्ता भेजा है। मुकेश देसाई राजकोट के जाने माने लोगों में से एक है माँ जी। उनके साथ रिश्ता जुड़ना मतलब बहुत बड़ी बात है। और नहीं तो क्या, उन्हें साक्षी पसंद आई है, नहीं तो उनके बेटे के पीछे तो कई सारी लड़कियां पड़ी रहती हैं। हमारी साक्षी गुणों का भंडार है। मानते हैं कि उनका नाम बड़ा है, लेकिन हमारा भी परिवार किसी से कम नहीं है, और हमारी साक्षी तो हर चीज़ में बेस्ट है। अगर यहाँ साक्षी का रिश्ता हो जाता है तो सच में उसकी तो लॉटरी लग जाएगी। साक्षी, तू ना बिल्कुल ही मत बोलना कुछ भी, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। अरे नहीं नहीं साक्षी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम्हें कैलाश पसंद आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो तुम्हारे साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करेगा। माई, आप क्या कह रही हैं? हम लोग कैसे ना बोल सकते हैं? अरे क्यों नहीं कह सकते? हमारी बेटी को अगर उनका बेटा पसंद ना भी आया तो हम उन्हें साफ साफ ना कह देंगे। वीरेन, तुम्हें साक्षी पर इस तरह से दबाव डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने बड़े लोग हैं, हम उन्हें ना कहेंगे तो कैसा लगेगा? ये लड़का लड़की के ऊपर निर्भर करता है। अगर उन दोनों को लगता है कि वो साथ में ज़िंदगी बिता सकते हैं तो हम कोई नहीं होते कुछ भी कहने वाले। साक्षी बेटा, किसी भी तरह का दबाव महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा तुम्हें सही लगे वैसा करना। थैंक यू पापा मम्मी। वीरेन और जानवी मुकेश देसाई के घर से रिश्ता आने से काफ़ी खुश थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो कितना बड़ा खानदान है। लेकिन साक्षी के माता पिता ने उस पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डाला था, जिससे साक्षी का मन काफ़ी हल्का था। शाम को साक्षी को देखने के लिए परिवार आता है। अरे आइए आइए अंकल, आइए बैठिए। जानवी, सबके लिए पानी लेकर आओ। जी अभी लेकर आती हूँ। हमने आपके बारे में काफ़ी सुना है अंकल। जी धन्यवाद। वैसे कैलाश क्या करता है? वो मेरे साथ ही मेरा बिजनेस संभालता है। वैसे उसने बिजनेस को काफ़ी आगे बढ़ाया है। नई टेक्नोलॉजीज़ को सीखकर उसने काफ़ी सारे नए बदलाव किए हैं कंपनी में। ये तो बहुत अच्छी बात है। आजकल के बच्चों को नई टेक्निक के साथ मिलकर अपना व्यापार आगे बढ़ाते देखकर माता पिता को सच में बहुत गर्व होता है। वैसे साक्षी को हमने एक शादी में देखा था, मुझे तो वो वहाँ ही पसंद आ गई थी। जी, साक्षी को आपने देखा है तो आपको पता ही होगा कि वो सुशील है, सुंदर है, पढ़ी लिखी है, लेकिन घर का सारा काम भी जानती है। एक अच्छी खासी नौकरी भी है उसकी। वाह, आजकल लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हो, उससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। साक्षी को बुला देते तो कैलाश और साक्षी आपस में बात कर लेते। जानवी, ज़रा साक्षी को बुला देना। जी अभी लेकर आती हूँ उसे।
साक्षी ने गुलाबी रंग का सूट पहन रखा था और बिंदी सर पर लगाई थी। इतनी सादगी में भी वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। सच में इतनी सादगी में भी साक्षी कितनी सुंदर लग रही है। मैं तो कहती हूँ हम अभी ही पक्का कर देते हैं रिश्ता। नहीं जानवी, अभी कैलाश और साक्षी को आपस में बात करने दो, फिर हम कोई फैसला लेंगे। जी। कैलाश, साक्षी, जाओ, दोनों को एक दूसरे से जो भी बात करनी है सब कुछ पूछ लेना एक दूसरे से। साक्षी जाओ, कैलाश को अपना कमरा दिखाओ और बात भी कर लो। जी। कैलाश और साक्षी कमरे में जाते हैं। पहले तो दोनों बात ही नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर दोनों ने एक दूसरे से काफ़ी कुछ पूछा और समझा भी। आपका परिवार इतना बड़ा है, उनका इतना नाम है, लेकिन मेरे माता पिता और हम सब काफ़ी सादगी से रहना पसंद करते हैं। मुझे भी सादगी में ही अच्छा लगता है। मुझे भी बड़ी बड़ी बातें और दिखावा करने वाले लोग ज़्यादा पसंद नहीं है। साक्षी और कैलाश एक दूसरे को काफ़ी पसंद करने लगे थे। उन दोनों ने बाहर आकर अपने माता पिता को अपने दिल की बात कह दी। साधना बहन जी, हमारे बेटे को तो आपकी बेटी पसंद आ गई है। साक्षी को भी कैलाश पसंद है। तो फिर देर किस बात की है, मुंह मीठा करते हैं। भाई साहब, आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, दिल में किसी भी बात का संकोच मत रखिएगा। हमें आप अपनी बेटी देने जा रहे हैं, उससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। ये तो आपका बड़प्पन है भाई साहब, लेकिन हमने हमारी बेटी के लिए जो भी बनवा के रखा है वो तो हम उसे देंगे ही। इसके बचपन से ही हमने इसके लिए गहने और कुछ चीज़ें बनवा के रखी थी। वो तो हमारा आशीर्वाद है इसके लिए। ठीक है, फिर जैसी आपकी मर्जी। साक्षी आज से हमारी हुई, हम जल्दी ही शादी का मुहूर्त निकलवा देंगे। जी ठीक है, हम आपके फ़ोन का इंतज़ार करेंगे। कैलाश और साक्षी का रिश्ता तय होने से घर में काफ़ी खुशी का माहौल था, लेकिन जानवी और वीरेन को तो कुछ और ही सूझ रहा था कि माँ जी और पापा क्या देने की बात कर रहे थे साक्षी को, जबकि देसाई परिवार को तो कुछ भी नहीं चाहिए। माँ और पापा ने साक्षी और मेरे लिए दोनों के लिए सेविंग्स रखी थी। मेरी सेविंग्स उन्होंने मेरे बिजनेस में डाल दी और साक्षी के लिए सोने के गहने और हीरे का नेकलेस बनवा के रखा है, और एक ज़मीन भी है जो उसके नाम पर ली हुई है। क्या? हीरे का नेकलेस? पर अब उसे क्या ज़रूरत है? इतने बड़े खानदान में तो उसकी शादी हो रही है। बात तो तुम्हारी सही है। मुझे लगता है पापा और माँ को ये सब साक्षी को देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और नहीं तो क्या, तुम्हारा बिजनेस इतना नुकसान में चल रहा है, इस वक्त ज़रूरत है उन्हें तुम्हारी मदद करने की। साक्षी का भविष्य तो वैसे भी उज्जवल है। सही कह रही हो तुम। और साक्षी के ससुराल वाले भी तो कुछ नहीं मांग रहे, फिर उन्हें देने की क्या ज़रूरत है। मैं तो कहती हूँ आपको माँ और पापा से बात करनी चाहिए कि साक्षी का हिस्सा आपको दे दे। जो बच्चा मुसीबत में हो उसका ख्याल रखना माता पिता का ही तो फर्ज होता है। मैं कल ही पापा से बात करता हूँ, उन्हें उनका फ़र्ज़ तो निभाना ही चाहिए। जानवी और वीरेन को अब अपने माँ पापा का फ़र्ज़ याद आ रहा था, जबकि वो खुद एक भाई होने का फ़र्ज़ भूल गया था। ये तुम क्या कह रहे हो विक्रम? वीरेन कुछ गलत तो नहीं कह रहे पापा जी। साक्षी की शादी जिस घर में होने जा रही है उस घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, और तो और उसके ससुराल वालों ने तो कहा ही है कि उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। उनके ससुराल वाले बड़े अच्छे हैं, लेकिन हम क्या बेटी को खाली हाथ विदा कर देंगे? तुम्हारे पापा सही कह रहे वीरेन, हमने तुम दोनों बच्चों के लिए एक जैसा ही तो सब कुछ बनाया है। तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल गया है, अब साक्षी की बारी है, और हम किसी भी बच्चे के साथ गलत तो नहीं कर सकते। लेकिन माँ जी, आपका इस वक्त फ़र्ज़ है आप अपने बेटे की मदद करें, उनका बिजनेस अभी नुकसान में चल रहा है। हमने वीरेन के लिए जितनी भी पूंजी रखी थी वो हमने उसे दे दी है। अब उसने उसका किस तरह इस्तेमाल किया वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर लिया। लेकिन पापा, साक्षी के लिए आपने जो इतना कुछ रखा है। तुम्हारे लिए भी इतना ही था वीरेन, बार बार साक्षी का नाम मत लो। हमने तुम दोनों में कभी भेदभाव नहीं किया, और आज तुम साक्षी का हक मांगने आए हो। मैं साक्षी का हक नहीं मांग रहा हूँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि उसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे उस पैसों की ज़रूरत है, बस आप मुझे दे दीजिए। वीरेन, साक्षी तुम्हारी बहन है, तुम उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? तुम क्या चाहते हो कि हम उसे इस घर से खाली हाथ विदा कर दें? हम तुम दोनों के माता पिता हैं, तुम्हारी मुसीबत दूर करने के लिए हम उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते। माँ जी, मैं तो कहती हूँ कि हमने तुम दोनों को अपनी बात समझा दी है, इसके आगे हमें कुछ नहीं सुनना। वीरेन और जानवी ने बहुत कोशिश की कि वो लोग अपने माता पिता से साक्षी का हिस्सा मांग सके, लेकिन उनके माता पिता ने इस चीज़ से साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन इस बात से जानवी और वीरेन खुश नहीं थे। देखा कैसे उन्होंने आपको मुसीबत में छोड़ दिया। क्या यही होता है माता पिता का फ़र्ज़?
मुझे माँ और पापा से ये उम्मीद नहीं थी। साक्षी तो अपने घर चली जाएगी, उनका ख्याल तो हम दोनों ही रखने वाले हैं ना, उनको हमारा साथ देना चाहिए था। तो क्या अब हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे और यूं ही सब कुछ बर्बाद होता देखेंगे? तो अब हम और कर भी क्या सकते हैं? माँ पापा तो मानने से रहे। हम यूं ही सब कुछ खराब होने नहीं दे सकते। तो क्या सोचा है तुमने? वीरेन और साधना के मन में क्या चल रहा था, दोनों क्या सोच रहे थे, ये कोई नहीं जानता था। लेकिन अब वो दोनों अपने माता पिता से कुछ ज़्यादा ही प्यार से बात करने लगे थे और पूरा दिन उनके आसपास ही रहते थे। वीरेन, मुझे खुशी है कि तुमने हमारी बात को समझ लिया। पापा, माता पिता अपने बच्चों के लिए अच्छा ही तो सोचते हैं, वो कभी उनके लिए गलत कर ही नहीं सकते। मैंने कहा था ना आपसे कि हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं, वो जल्दी ही समझ जाएंगे। अब मुझे कोई परेशानी नहीं है। अब मैं चिंता मुक्त होकर साक्षी की शादी की तैयारी कर सकता हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत करिए पापा, साक्षी की शादी अच्छे से होगी। मैं आपके साथ हूँ। मैंने तो कुछ होटल्स भी बुक कर लिए हैं उसके संगीत के लिए। अच्छा, देखिए ना कितने सुंदर है और ज़्यादा महंगी भी नहीं है। आप कहे तो अभी से बुक करवा दूँ इसे। हाँ हाँ, शुभ काम में देरी कैसी? मैं इस होटल के बुकिंग के ना पेपर्स भी लाया हूँ, अगर आप साइन कर देंगे तो मैं आज ही बुक करवा देता हूँ। हाँ हाँ, लाओ साइन कर देते हैं। जितनी जल्दी शादी की तैयारी होगी उतना ही अच्छा। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पापा जी, ये रही पेन। हाँ लाओ, बताओ कहाँ साइन करना है? ये यहाँ दस्तखत करने पापा। बस हो गया? अब आप चिंता मुक्त हो जाइए पापा, मैं सब संभाल लूँगा। वीरेन और जानवी ने धोखे से अपने माता पिता से उस पेपर पर दस्तखत करवा लिया था जो जमीन साक्षी के नाम पर थी, लेकिन इस बात का पता अभी तक साधना और विक्रम को नहीं था। अब ये जमीन हमारे नाम हो गई है, लेकिन माँ और पापा से वो गहने और हीरो का हार कैसे लेंगे? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। कुछ ऐसा करना होगा कि हम वो सब ले लें और उन्हें पता भी ना चले। मेरे दिमाग में एक आइडिया है। क्यों ना हम असली गहने लेकर उस जगह पर नकली गहने रख दें? हाँ, इससे किसी को शक भी नहीं होगा कि किसी ने गहने लिए भी हैं। लेकिन वो गहने और हीरो का हार माँ पापा ने बड़े ही संभाल कर अलमारी के लॉकर में रखे हैं। कोई बात नहीं, वो दोनों हम दोनों पर इतना विश्वास करते हैं कि हमें तिजोरी की चाबी आसानी से दे देंगे। हमें भी ये करते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन साक्षी को अब सब कुछ मिलने वाला है। हमें इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर माँ पापा पहले ही ये समझ जाते तो हमें ये सब नहीं करना पड़ता। सही कह रही हो तुम। हम आज रात को ही इस काम को ख़त्म कर देंगे। कोई भाई किस हद तक जा सकता है अपने स्वार्थ के लिए, ये वीरेन को देखकर साफ साफ पता चल रहा था। जानवी और वीरेन दोनों नकली गहने बनवा देते हैं जिसे वो असली गहनों की जगह पर रख सकें। जब रात को वो अपने प्लान को अंजाम दे रहे थे तब वहाँ साक्षी और कैलाश उनके कमरे में आ जाते हैं। साक्षी, तू यहाँ कैलाश के साथ क्या कर रही है? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी भैया। हमसे क्या बात करनी थी तुम्हें? वो मैंने सुना आप पापा के पास गए थे वो सब मांगने के लिए जो उन्होंने मेरे लिए रखा है। अच्छा, तो तू उसके लिए मुझे सुनाने आई है? इस चीज के लिए तुम इस घर के होने वाले दामाद को भी हमारी बेइज्जती करवाने ले आई हो? अब हमें गलत समझ रहे हैं। हम दोनों यहाँ आपसे ये कहने आए हैं कि साक्षी के लिए उनके माता पिता ने जो कुछ भी रखा है वो सब आप अपने बिजनेस में डाल दीजिए। हाँ भैया, आपको इस वक्त उन सब की ज़्यादा ज़रूरत है। रही बात गहने और बाकी सब की, तो मैं और साक्षी सब कर लेंगे। हाँ भैया, और आपको माँ पापा को ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं उन्हें समझा दूंगी कि मैंने ही आपको ये सब दिया है। जब से साक्षी को आपके नुकसान के बारे में पता चला है तब से उसका मन ही नहीं लग रहा। भैया, आपसे ज़्यादा मेरे लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जानवी और वीरेन को तो अंदाज़ा भी नहीं था कि उसकी बहन और कैलाश उसके बारे में इतना सोचते हैं। उनकी बातें सुनकर वीरेन की आंखों से आंसू गिरने लगे। साक्षी, तू कब से इतनी बड़ी हो गई रे? तू इन सब बातों की चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरा बड़ा भाई, मैं सब देख लूँगा। तू बस अपनी खुशियों पे और शादी पे ध्यान दे। लेकिन भैया, तुम्हारे भैया ने कहा ना वो सब देख लेंगे, तुम बस खुश रहो। और कैलाश, आपको यहाँ साक्षी के साथ देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। हमें तसल्ली है कि आप हमेशा इसका साथ निभाएंगे। आपको किसी भी मदद की ज़रूरत हो तो हमें बताइएगा। साक्षी और कैलाश के जाने के बाद वीरेन के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसका मन उसे कचोट रहा था। जानवी, हम इतने स्वार्थी हो गए कि
मैं अपनी बहन की शादी के गहनों की चोरी करने के लिए तैयार हो गया था, और दूसरी तरफ मेरी बहन और उसका पति है जो हमारे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है सच में। मैं तो खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ। मैंने जमीन अपने नाम करवा ली और आज गहनों की चोरी करने जा रहा था। हमें हमारी गलती को सुधारना होगा। साक्षी का जो भी है मैं उसे वापस कर दूंगा। हेलो, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? पापा ने मेरे बिजनेस के सारे नुकसान की भरपाई कर दी है। क्या पापा जी ने? जानवी, हमने हमारे परिवार को ही धोखा दिया, लेकिन उन्होंने हमें कोई अकेला नहीं छोड़ा था। बस कीजिए प्लीज। वीरेन और जानवी साक्षी की ज़मीन उसके नाम वापस कर देते हैं और शादी में उसके गहनों के साथ कुछ और गहने भी बनवा कर देते हैं। लेकिन ज़िंदगी भर वीरेन और जानवी के मन से कभी ये बोझ हल्का नहीं हो पाया कि उन्होंने अपने स्वार्थ के चलते अपने परिवार के साथ धोखा किया था, और ना ही उन दोनों की कभी हिम्मत हुई सबको सच बताने की। वो दोनों तो बस पश्चाताप की आग में जलते ही रहे। नाश्ता तैयार करके रुचि सभी को आवाज लगाती है। हर्ष, जीतू, पापा जी, नाश्ता तैयार हो गया है, आ जाइए। कहाँ है सब? आ जाइए। रूम में हूँ, बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। फौरन सभी रेडी होकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। रुचि और कोमल सभी को नाश्ता परोसती हैं। अरे फिर वही तोरी, कभी तोरी कभी टिंडे। जब यही खाना है तो कमाई क्यों रहा हूं मैं? सही कहा भैया, जब यही खाना मिलना है तो इतनी मेहनत ही क्यों करे आदमी? घास फूस खाकर घर से निकलो, कमाओ और वापस आओ तब भी वही घास फूस खाओ, और टिफिन में भी वही। मेरे तो जबान से स्वाद ही चला गया है। वही तो, इंसान कमाता ही क्यों है फिर? पेट के लिए तो। अब खाकर मन को तृप्ति ना हो तो मन कैसे खुश रहेगा? तो आप ही बता दीजिए क्या बनाऊं? आलू बनाती हो तो कहते हैं आलू से पेट बाहर आ जाएगा। तो आप ही बताइए अब कौन सी सब्जी बच गई? इतना कमा रहा है आदमी तो जिंदगी तो जिएगा ना। वैसे भी बाहर कौन सा फिजूल खर्च करते हैं हम। मैं आज रात को पनीर लेता आऊंगा, कल रात को पनीर की ही प्लानिंग कर लो, कढ़ाई पनीर बना लो। वाह पापा, कढ़ाई पनीर डन करते हैं फिर तो। पनीर? कितने दिनों से पनीर नहीं खाई थी। हाँ बहू, कल पनीर ही बना ले, सबसे सही रहेगा। मुंह का स्वाद ही बदलेगा सभी का। एक ही चीज खा खाकर सभी बोर हो गए। मिडिल क्लास घर में पनीर की सब्जी बनना किसी त्योहार से कम नहीं होता। कढ़ाई पनीर का नाम सुनते ही पूरे घर में ऐसी खुशी की लहर दौड़ पड़ती है मानो घर में दामाद जी आने वाले हो। सभी बेसब्री से इंतजार में बैठे थे कि कहीं प्लान कैंसिल ना हो जाए। अरे सागर पनीर लाना ना भूल जाए, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। रात को सागर याद से पनीर लेकर ही आता है, और बेसब्री की वो रात काटे नहीं कटती ये रात, क्या करे अगली सवार। मेरा टिफिन पैक मत करना कोमल, आज मैं टिफिन लेकर नहीं जाऊंगा। अरे क्यों जी, आप टिफिन लेकर क्यों नहीं जाएंगे? और सिर्फ टिफिन नहीं, आज मैं नाश्ता भी नहीं करने वाला। भैया अगर अभी ही पेट भर लूंगा तो रात में कढ़ाई पनीर कैसे खाऊंगा? क्यों जीतू? हाँ चाचू, आज तो मैं भी टिफिन नहीं ले जाने वाला। रात में कढ़ाई पनीर जो बनने वाली है, अभी से पेट खाली रखूंगा तब तो रात को दबा दबा कर खा पाऊंगा। आज तो मैं सभी दोस्तों को बताने वाला हूँ कि मैं भी किसी छोटे मोटे घर से नहीं आता, कढ़ाई पनीर बनती है मेरे यहाँ। मेरे लिए भी नाश्ता मत निकालना रुचि, मैं भी अब सीधा रात को कढ़ाई पनीर ही खाऊंगा। अब जब कोई कुछ खा ही नहीं रहा तो मैं भी नाश्ते में फल ही खा लूंगी। बहू नाश्ता ना रहने दे आज, तो अभी से कढ़ाई पनीर की तैयारी में लग जा। समय भी तो चाहिए ना सब्जी बनाने में। तब तक मैं बाहर अपनी सहेलियों से मिलकर आती हूँ, बड़े दिनों से मुलाकात नहीं हो पा रही है किसी से। और घर से बाहर निकलते ही सीधा रेणु पहुंचती है विमला के दरवाजे पर। विमला, अरे वाह रेणु, आज तो मेरे दरवाजे पर कोई काम है क्या? क्या काम होगा विमला, वो तो बस मेरे घर पर कढ़ाई पनीर बना रही है ना, तो सोचा कोई मसाला ना घट जाए, तो वही एक्स्ट्रा मसाला लेने जा रही थी। सोचा तुझे राम सलाम करती चलूं। हमारे घर में ना आए दिन कढ़ाई पनीर बनती रहती है, मैं तो परेशान हो गई हूँ खा खा कर। मतलब ठीक है, अब 500 रुपए का आधा किलो पनीर आ भी रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, आदमी कमाता क्यों है, खाने के लिए तो। हाँ सो तो है। अभी परसों ही बनी थी कढ़ाई पनीर, अब फिर बनानी है।
अच्छा, जिसकी जो मर्जी, मेरा तो काम है कि रसोई में कुछ घटे बढ़े तो ध्यान रखो। बस वही मसाले लेने जा रही थी। तू खा अपने टिंडे की सब्जी और रोटी। वही रास्ते पर उसे दिखाई देती है कमला। और फिर, अरे कमला सुन तो। और इसी तरह सारे रास्ते रेणु कभी किसी को पकड़कर तो कभी किसी और को पकड़कर अपने घर बन रही कढ़ाई पनीर की चर्चा करती है। जैसे यहाँ रेणु कढ़ाई पनीर का प्रचार कर रही थी, वैसे ही वहाँ जीतू। पहली बार देख रहा हूँ जीतू, रिसेस का बेल बजने के बाद भी तू शांत बैठा है। टिफिन नहीं लाया क्या? मेरा खा ले। मैं तो जानता ही हूँ तू शुरू से मुझसे जलता है, जानबूझकर मेरा पेट भर देना चाहता है ना, ताकि मैं रात को कढ़ाई पनीर ना खा सकूं। पागल समझा है क्या? मैं इस आलू पराठे के लिए पनीर नहीं छोड़ने वाला। ये तो था जीतू के स्कूल का दृश्य। चलिए आपको ले चलते हैं कोमल के रसोई में, जहाँ असल में पनीर पकाई जा रही थी। कढ़ाई पनीर की खुशबू को सुनकर पड़ोस की प्रिया अपनी खिड़की से झांकते हुए कोमल से कहती है, क्या पका रही हो कोमल? बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। सुबह से ना मेरा तो पूरा घर इसी खुशबू से महक रहा है। इन्होंने बोला जरा पूछ दो अपनी सहेली से ऐसा क्या बना रही है। जब भी हमारे यहाँ कुछ बनता है तो 10 बार इंक्वायरी कर लेती है, और तुझे भी मौका मिला है, तू भी पूछ ले। अब क्या बताऊं तुझे, वही बन रहा है पनीर वनीर। मुझे ना ये सुस्ती वाली सब्जियां पसंद ही नहीं है, पर क्या है ना, मेरे हस्बैंड को पनीर खानी होती है, इसीलिए बना रही हूँ। तू होश में तो है? कढ़ाई पनीर बना रही है और इसे सस्ती सब्जी कह रही है। मेरे घर पर भी पनीर बनी होती ना तो आधे से ज्यादा लोग बावले होते हैं। अच्छा, तुझे ये सब्जी सस्ती लग रही है? एक कटोरी मेरे पति के लिए भी भेज देना। अरे ये तो गले ही पड़ गई। ठीक है प्रिया, बाद में बात करती हूँ, बहुत काम पड़ा है। धनिया पत्ता अगर अलग से पैसे देकर लाना पड़ जाए तो इसमें भी इस घर में कलेश हो जाता है, और ये खाएंगे पनीर। बढ़िया आई सस्ती सब्जी। तभी फोन पर बात करती हुई रुचि वहां आती है। हाँ भाभी, पनीर की सब्जी बना रही हूँ। अरे मेरे ससुराल वालों के बारे में क्या बताऊं, उनको ना यही सब सब्जियां पसंद आती है, कभी सोया कभी पनीर। क्या आपने दम आलू बनाई है? यहाँ तो कोई आलू जैसी सस्ती सब्जी खाना ही नहीं चाहता। देख लीजिए भाभी, कैसे आप ताने देती थी मुझे कि लव मैरिज करके भिखारियों के यहाँ गई है। ससुराल वाले भिखारी नहीं है मेरे, साबित हो गया ना। अच्छा भाभी, फोन रखती हूँ, बहुत काम पड़ा है। पूरा दिन कोमल, रुचि और रेणु काम से ज्यादा तो कढ़ाई पनीर की ही चर्चा करती रहती हैं, पर भगवान की कृपा से शाम के 6 बजे कढ़ाई पनीर बन ही जाती है। रोज ऑफिस से 8 बजे आने वाला हर्ष आज 6 बजे ही घर पर आ जाता है। अरे खाना लगाओ भाई, बहुत जोरों की भूख लगी है। जल्दी छुट्टी लेकर आया हूँ मैं तो। आज तो कैंटीन में भी कुछ नहीं खाया, अब तो सीधा इस अमृत का पान करना है। तभी दरवाजे से सागर आता है। अरे तू तो मुझसे पहले ही घर पहुंच गया, लग रहा है यहाँ भी सभी पनीर के दीवाने हैं। अरे जल्दी जल्दी खाना लगाओ भाई। और फौरन कोमल और रुचि खाना लगाती है। सभी खाना खाना शुरू करते हैं कि तभी पीछे से एक आवाज आती है। मुझे तो लगा था कि हमें होटल में खाना पड़ेगा, पर यहाँ तो कढ़ाई पनीर तैयार है। अरे जी अंदर आ जाइए, बैग यहीं रख देंगे। योगेश, खाने पर बैठ जा। बुआ जी आप? वो क्या है ना बेटा, मैं लखनऊ जा रही थी, बीच में यहाँ का स्टेशन पड़ गया, 2 घंटे का हॉल्ट था, तो मैंने सोचा अपनी भाभी के घर होकर आती हूँ, इसी बहाने अपने भतीजों की बीवियों से भी मिल लूंगी, तो आ गई। तुम लोगों को तो मैं होटल ले जाती, पर यहाँ तो खुद ही खाना होटल वाला तैयार है, तो यही खा लेते हैं। और बस ममता अपने पूरे परिवार के साथ डाइनिंग टेबल पर विराजमान हो जाती है। कढ़ाई पनीर ना मेरी सबसे फेवरेट सब्जी है। अरे अच्छे से डाल बहू, इतनी कम सब्जी नहीं खाते हम लोग, और अपने फूफा जी को भर भर कर डालना, वरना सब नाराज हो जाते हैं। एक रोटी, दूसरी रोटी, तीसरी रोटी, एक कटोरी कढ़ाई पनीर, फिर एक और, फिर एक और। अच्छे से खाना योगेश, शर्माना मत। वो क्या है ना बहू, ये शर्माता बहुत है। अरे मामा जी का घर है बेटा, आराम से खा। और हमारे योगेश महाराज खाते ही जाते हैं, खाते ही जाते हैं। भाभी पनीर। हाँ, सब्जी तो सारी खत्म हो गई भैया। चल कोई बात नहीं बहू, अब सब कुछ हम ही खा लेंगे, तो तुम लोग क्या खाओगे? हमारी ट्रेन का भी ना वक्त हो गया है, तो अब हम निकलते हैं। खाना अच्छा था हाँ बहू? सुबह से भूखे सभी लोग
ममता को उसका पनीर खाते हुए देख रहे थे और सारी सब्जी चाट पोंछ कर ममता आराम से वापस लौट जाती है। पेट पे चूहे दौड़ रहे पापा। इस पनीर के लिए तो मैं सुबह से भूखा था और अब तो लगता है भूखा ही सोना पड़ेगा। अब कल विमला से झूठ मूठ कहना पड़ेगा कि बड़ी स्वादिष्ट बनी थी सब्जी। मैं भी झूठ मूठ बर्तन धोने की एक्टिंग कर लूंगी। एक्टिंग क्या करनी है? बुआ जी के परिवार के बर्तन तो हुए ही हैं, उन्हें तो तुझे धोना ही पड़ेगा। मुझे तो मेरी भाभी की टेंशन हो रही है, बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने उन्हें। अगर उन्हें इस बात की खबर हो गई ना, फिर तो मुझे और ताने सुनने पड़ेंगे। रुचि और कोमल सारे झूठे बर्तन उठाकर रसोई में ले जाती है। रेणु भी सर झुकाए अपने कमरे में जाने लगती है। जीतू रोता हुआ टीवी ऑन करके बैठ जाता है और तभी सभी की मायूसियों को दूर करता हुआ सागर कहता है, नहीं नहीं भाई, ऐसी भी बचत नहीं करनी कि जान पे भी बात आ जाए। कोई भूखा नहीं सोएगा, ना ही रात को अब तुम दोनों खिचड़ी बनाओगी। आज तो पनीर खाना ही खाना है। तैयार हो जाओ सब, हम रेस्टोरेंट चल रहे हैं। और आखिरकार सभी को कढ़ाई पनीर मिल ही जाती है। वैसे आज आपके रसोई घर में क्या पका है?